Okay, so let us continue with 23rd question now. So 23rd question is, we have to find the domain of a function f of x. We have to find the domain of function f of x which is equals to e to the power x plus sine inverse x by 2 minus 1 plus ln under root x minus greatest integer function of x. Perfect. So the question that we have to solve is, हमें इस फंक्शन की डोमेन पता करनी है. अब एक चीज ध्यान से देखिए, अगर मैं इस फंक्शन f of x को ऑब्जर्व करूं तो क्या मैं कह सकती हूं ये फंक्शन f of x इन तीन फंक्शंस के एडिशन से बना है. अगर मैं कहूं f1x is one function e to the power x, this is another function f2x और ln अंडर रूट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x तीसरा फंक्शन है f3x. तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरा फंक्शन f of x जो है वो इन तीन फंक्शंस के एडिशन से बना है. इज दैट करेक्ट टिल दिस पॉइंट? यहाँ तक किसी को डाउट? थोड़ा सा भी. अब देखिए, हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी दैट इफ अ फंक्शन f of x is made up of addition, multiplication, subtraction और division of some n functions, so इस फंक्शन का डोमेन क्या होता है? I know domain of f of x is going to be intersection of domain of f1x, domain of f2x and intersection domain of f3x. So basically हम यहाँ कहेंगे कि domain of f of x सिर्फ वो values है जो f1x, f2x और f3x को simultaneously satisfy करती है. Is that correct? देखिए ना, अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो x के f1x के डोमेन में आती है बट f2x के डोमेन में नहीं आती है, तो वो f of x के डोमेन में तो नहीं आ सकती. इसीलिए हम सिर्फ उन वैल्यूज को कंसीडर करेंगे जो तीनों के डोमेन में साइमल्टेनियसली लाई करती हो. परफेक्ट. अब इसकी जगह अगर माइनस होता, सब्ट्रैक्शन होता या मल्टीप्लिकेशन होता या डिविजन होता तो भी फॉर्मूला तो सेम होना था. डोमेन ऑफ f of x would be intersection of domain of f1x, f2x and f3x. बस डिवीजन में एक और चीज ध्यान रखनी चाहिए कि डिनोमिनेटर कभी जीरो ना हो. दैट इज द केस, यू हैव टू सबट्रैक्ट फ्रॉम हियर. परफेक्ट. सो ये क्लियर है. अगर कोई भी फंक्शन किन्हीं n फंक्शंस के मैथमेटिकल ऑपरेशन से बना हो तो उसका डोमेन इज गोइंग टू बी द इंटरसेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल डोमेन ऑफ ईच फंक्शन. परफेक्ट. अब इस केस में निकालते हैं. सो सबसे पहले निकालते हैं डोमेन ऑफ f1x which is e to the power x. इसकी डोमेन तो इज वेरी सिंपल, इट इज x belongs to R because e to the power x is valid for all real values. Okay, x can take all real values, so its domain is e to the power x belongs to R. अब हम निकालते हैं डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x by 2 minus 1. अब साइन इनवर्स x by 2 minus 1 की डोमेन तो आप ही मुझे निकाल के बता दीजिए, बिकॉज नाउ वी हैव सॉल्व्ड. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. वी नो इन दिस केस x by 2 minus 1 should lie between minus 1 to plus 1 because sin inverse की डोमेन minus 1 से plus 1 होता है, which means x by 2 should lie between 0 to 2 or I can say x lies between closed interval 0 to 4. So domain of this function is x belongs to closed interval 0 to 4. Perfect. Next function, that is f3 is domain of ln अंडर रूट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x. अब देखिए दो चीजें हैं. पहला तो क्योंकि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x अंडर रूट के अंदर आता है, विच मीन्स दिस हैज टू बी पॉजिटिव, विच मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. बट साथ में लॉन के अंदर की एक क्वांटिटी है, विच मीन्स दिस हैज टू बी जस्ट ग्रेटर देन 0. एक बार फिर समझाओ. क्योंकि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x अंडर रूट के अंदर आ रहा था तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि इसे पॉजिटिव होना चाहिए एंड इट इज एसोसिएटेड विद लॉन. इसका हमने लॉन लिया है, which means it has to be even greater than 0, which means x has to be always greater than greatest integer function of x, and this is only possible when x is not an integer. क्योंकि जब भी x इंटीजर होगा तब x will be equals to greatest integer function of x. In this case, this would be greater than or equals to, this would be equals to 0.
but we just want greater than 0, so x should not be an integer. So अब तीनों की डोमेन का इंटरसेक्शन निकालते हैं. Okay, one domain is x belongs to real number, intersection. Another domain is x belongs to 0 to 4, and the third domain is x cannot be an integer. Perfect. So बताइए इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या होने वाला है. So इन तीनों का इंटरसेक्शन होगा 0 to 4 minus all integers that lie between 0 to 4. तो सबसे पहले तो मैं 0 और 4 को ओपन इंटरवल कर देती हूँ, तो 0 और 4 तो एक्सक्लूड हो गए, और बाकी कितने इंटीजर्स बचे 1, 2 and 3. So that this is the domain of function f of x. Open interval 0 to 4 minus 1, 2 and 3. और क्लोज्ड इंटरवल में लिखे जाते तो हम लिखते क्लोज्ड इंटरवल 0 to 4 माइनस 0, 1, 2, 3, 4. परफेक्ट. क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, विच इज 24th क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन बेस्ड अपॉन सेम कॉन्सेप्ट, जहां पे एक फंक्शन है f of x इक्वल्स टू cos x माइनस 1/2 अंडर रूट 6 plus 35x minus 6x square. Okay. Now this function can be said to be composed of division of two functions. हम इसे कह दे f1x और हम इसे कह दे f2x. परफेक्ट. अब मुझे इस फंक्शन का डोमेन निकाल के बताइए. क्या करना है? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन f of x is going to be domain of f1x intersection domain of f2x माइनस, क्योंकि डिवीजन है x such that f2x is equals to 0. हमें x की वो वैल्यू सबट्रैक्ट करनी है जब f2x equals to 0, that is denominator equals to 0. तो जल्दी से मुझे बताइए इस फंक्शन का डोमेन क्या होने वाला है. देखिए, डोमेन ऑफ f1x इज गोइंग टू बी, हम चाहते हैं cos x माइनस 1/2 हमेशा पॉजिटिव हो, विच मीन्स cos x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/2. परफेक्ट. विच इज cos, what is cos 1/2? cos 1, that is cos 60 degrees. Exactly. Yes. 60, exactly, cos 60 degrees. So this is pi by 3. So basically cos x has to be greater than cos pi by 3, and since cos is a decreasing function, okay, so हम इसे लिखेंगे ऐसे. देख लीजिए ना, cos का ग्राफ देखिए. cos का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है. मैं चाहती हूं दिस इज 1/2 pi by 3. Perfect. I want cos x should be greater than pi by 3. Means this value is over here. यहाँ पे cos x 1/2 से बड़ा है and these values over here. Perfect. और second condition क्या है? Domain of f2x. यहाँ मैं चाहती हूँ 6 plus 35x minus 6x square, क्योंकि ये radical के अंदर it should be positive and we do not want it to be equals to 0. So this should be just greater than 0. इसको solve कीजिए, क्या values मिलने वाली है. So this we are going to get it 6 plus 36x minus x minus 6x. Oh, sorry. We let it this way. I can write it this way, 6x square minus 35x minus 6 should be less than 0. और अगर हम इसे सॉल्व करें तो we write this as 6x square minus 36x plus x minus 6 should be less than 0, or I write 6x plus 1
x माइनस 6 शुड बी लेस दैन 0. सो इसके रूट्स क्या है? -1/6 एंड 6. फॉर x ग्रेटर देन 6 ये पॉजिटिव होगा. सो यहाँ पे डोमेन शुड बी -1/6 to 6. So domain would be intersection of -1/6 to 6 and these set of values. Okay. So intersection, this value is 0 to π/3 union 2π minus π/3 to 2π. इनका इंटरसेक्शन निकालिए. whatever values we get is going to be the domain of our function. clear है question? 24th question भी clear है. so now let us solve 25th question. जल्दी से इन दोनों questions को note down कर लीजिए. okay, let us solve 25th question now. 25th question is, we have to find the range of a function f of x which is given by a square cos square x plus b square sin square x plus a square sin square x plus b square cos square x. And we have been given that a is never equals to b. हमें इस फंक्शन की रेंज पता करनी है. सो रेंज पता करने का सेम कॉन्सेप्ट. लेट अस से दिस इज इक्वल्स टू y और अब हमें यहाँ पर y की डोमेन पता करनी है. सो वी हैव टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y एंड वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ y. नाउ द क्वेश्चन इज कि इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करें. कैन यू सजेस्ट समथिंग? वी हैव अंडर रूट a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x. सो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताती हूँ. सो याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूजुअली ये अप्रोच फॉलो की जाती है. सो आई एम गिविंग यू अ स्टैंडर्ड अप्रोच. जस्ट ट्राई टू नॉट रिमेंबर इट एग्जैक्टली, जस्ट ट्राई टू गेट अ ग्लिम्स आउट ऑफ इट कि इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए. ओके, सो लेट अस डू वन थिंग. लेट अस से लैम्डा, लेट अस टेक अ वेरिएबल लैम्डा एंड लेट अस से लैम्डा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a square minus b square cos 2x. Perfect. Okay. And let us do one more thing. Let us say this is 1/2. ऐसा क्यों लिखा? देखिए, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा? This is 1/2 a square plus b square. Okay. Plus a square minus b square. Cos 2x को मैं लिख सकती हूँ cos square x minus sin square x. Perfect. And when I solve this, what is this? 1/2 a square plus b square. अब देखिए, this is a square cos square x, a square cos square x minus a square sin square x, and similarly minus b square cos square x plus b square sin square x. Perfect. अब देखिए, a square cos square x is one term, a square minus a square sin square x is going to give me again a square 1 minus sin square x which is cos square x. So we have twice a square cos square x and similarly twice b square sin square x. So we get 1/2 बाहर है, a square cos square x plus b square sin square x. So can I say this term is equals to lambda? Similarly, if I take out a square plus b square minus lambda, तो मुझे पता है ये क्या होगा. So this is a square plus b square minus lambda which is minus a square cos square x minus b square sin square x. So I get a square 1 minus cos square x which is a square sin square x plus b square cos square x. So what is this guy over here? This is a square plus b square minus lambda.
Is that correct? Which means I can write my y is equals to under root lambda plus under root a square plus b square माइनस लैम्डा, और हमें यहाँ पर इस y की रेंज पता करनी है. इज दैट करेक्ट? सो एक चीज तो यहाँ से क्लियर है कि y हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी बिकॉज इट इज सम ऑफ टू अंडर रूट्स. वन थिंग वी आर श्योर ऑफ. ओके, नाउ लेट अस डू वन थिंग. लेट अस फाइंड y स्क्वायर. सो y स्क्वायर वुड बी लैम्डा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 2 अंडर रूट lambda a square plus b square minus lambda square. Correct? So I think lambda and lambda will get cancelled. So we have y square is equals to a square plus b square plus twice under root. Under root we have lambda a square plus b square minus lambda square. So let us try to convert it in form of a perfect square. So मैं लिख सकती हूँ lambda square. Okay, this is lambda a square plus b square. So मैं इसे लिख सकती हूँ 1/2 a square plus b square whole square. Perfect. ये यहाँ पे subtract किया तो मुझे यहाँ पे add करना पड़ेगा. Correct? And what else we have is minus 2 into 1/2 a square plus b square into lambda. Correct? So what do I get is this is equals to a square plus b square plus twice under root 1/4 a square plus b square whole square minus lambda minus 1/2 a square plus b square whole square. Perfect till this point? Okay, अब हमें यहाँ पर y की रेंज पता करनी है. We have to find the range in which y lies. Okay, one thing I can see here is y is a continuous function. Okay, y क्या है? If I express y in terms of lambda, it is a continuous function. That is because you can see कहीं भी discontinuity नहीं दिख रही. I mean perfectly continuous function. So मैं एक काम करती हूँ y की maximum value और y की minimum value निकाल लेती हूँ. Minimum और maximum values के बीच में सारी values है वो तो आनी वाली है क्योंकि very clearly y seems to be a continuous function. So let us find y max and y min. Okay. हम y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं. वंस अगेन मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आई कैन वेरी क्लियरली सी दैट y is a continuous function. It is a polynomial expression in terms of lambda. True. There is no denominator here, so denominator 0 वाली condition नहीं है. So y seems to be a continuous function. Okay. This is constant. Lambda भी यहाँ सब under root में ही आ रहा है. Perfect. So this is a continuous function. Now let us find the maximum minimum values of y. Maximum value क्या होगी? देखिए maximum value कब होगी? a square प्लस बी स्क्वेयर तो कांस्टेंट है प्लस 2 अंडर रूट 1/4 a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होल स्क्वेयर भी कांस्टेंट है माइनस द ओनली वेरिएबल टर्म हियर इज दिस गाय लैम्डा. ठीक है, ये डिसाइड करेगा कि y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी. अब देखिए जब ये 0 हो जाएगा, ओके, व्हेन दिस टर्म वुड बी कंप्लीटली 0 तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि ये सारे कांस्टेंट्स को तो मैं चेंज नहीं कर सकती. अगर ये टर्म 0 मिल जाए, ओके, दिस टर्म इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, दिस इज श्योर बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर. सो ये मिनिमम क्या हो सकती है? 0. जब ये टर्म मिनिमम हो जाएगी तो ये क्वांटिटी मैक्सिमम होने वाली है. सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y विल एग्जिस्ट व्हेन लैम्डा minus 1/2 a square plus b square whole square is 0. Perfect. So maximum value is going to be twice a square plus b square when lambda is equals to 1/2 a square plus b square. Perfect. So this is the maximum value of y.
अब बताइए y की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जल्दी से। y की मिनिमम वैल्यू किस कंडीशन में होगी? y की मिनिमम वैल्यू तब होगी जब लैम्डा 1 माइनस 1/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मैक्सिमम होगा। ओके, सो यहाँ पे मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू मिल पाएगी। सो इट इज गोइंग टू बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस अंडर रूट 1/4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, अब हमें यहां पर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, लैम्डा माइनस 1/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू हम चाहते हैं। लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं यहां से देखूं तो क्या हो सकती है, बताइए। देखिए, लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगी जस्ट अ सेक, जब यहाँ पे जो cos 2x है ये -1 हो जाए। ट्रू? आई मीन, एम आई मेकिंग माई पॉइंट? when this cos 2x over here is 2 is -1, so what we get is lambda equals to b square. lambda equals to b square मिला यहाँ पर मुझे, तो this is a square minus b square, let me call it b square minus a square. Perfect? कोई डाउट? I'm doing it wrong, sorry. यहाँ पे लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगी जब cos 2x पॉजिटिव होगा, एग्जैक्टली। so cos 2 has to be +1. So we get lambda equals to twice a square. So here we get a square minus b square by 2. Perfect. And what do we get outside is perfect. This is a square minus b square by 2 whole square. So we get a square plus b square plus twice ab outside. So this is the minimum value just a sec. So this is the minimum value of y. So maximum value of y is twice a square plus b square and minimum value is a square plus b square plus 2ab. Clear है यहाँ तक? कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए. I mean any silly doubt you can please feel free to ask, no problem at all. Clear है ये क्वेश्चन? एक बार और बताओ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया. जस्ट वेरी क्विकली लेट अस डिस्कस. सो सी यहाँ पे आकर हम पूरी तरीके से अटक गए थे. वी वर नॉट श्योर कि हम y की वैल्यू कैसे निकालें. तो मैंने क्या किया कि लेट मी से दिस कंप्लीट क्वांटिटी ओवर हियर इज लैम्डा. ओके, सो आई गॉट दिस क्वांटिटी हियर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस लैम्डा. ये तो एक पार्ट था. ओके, अब हम चाहते थे कि लैम्डा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज भी जाने, इसलिए मैंने इसे लिखा कि मैं लैम्डा को इस तरीके से भी लिख सकती हूँ. सो यहाँ से मुझे लैम्डा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज पता चल गई. परफेक्ट. नाउ वी सॉल्व दिस. हमने देखा कि y स्क्वायर एक कंटिन्यूअस फंक्शन था लैम्डा के टर्म्स में, तो इसकी रेंज निकालने का सबसे सही तरीका है कि मैं y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकाल दूं. सो माय प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व. सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने यहाँ से y स्क्वायर मैक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकाली. Maximum value very clearly was when this positive quantity is, it has its minimum value which would be 0, which is a lambda 1/2 a square plus b square. Minimum value कब होती, जब lambda maximum होता. Lambda maximum होता जब cos 2x 1 होता. We solved this and we found the minimum value. Clear है question? In fact it was a good question and I would tell you कि previous IIT JEE examination में पूछा गया question है. So एक बार इस question को ध्यान से देख लीजिए. See all the steps. कुछ डाउट हो तो बताइए. Then let us proceed to the next question, which is 26th question. Okay. So note this question very clearly. फिर 26th question solve करते हैं. Okay. Okay. 26th question solve करते हैं. 26th question is each of the following functions identical. और फिर हमें दो functions दिए, हमें पता करना है कि दोनों functions identical और equal है या नहीं. So ये concept पढ़ाने से पहले let us first understand the concept of identical और equal फंक्शंस. हम कब कहते हैं कि दो फंक्शंस इक्वल या फिर आइडेंटिकल है. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हेन टू फंक्शंस आर सेड टू बी इक्वल और आइडेंटिकल. लेट अस से हमारे पास दो फंक्शंस हैं, f ऑफ x और g ऑफ x. ठीक है, हम कहेंगे कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x और f ऑफ x इज आइडेंटिकल टू g ऑफ x व्हेन फर्स्ट कंडीशन domain
of f of x equals to domain of g of x. Okay, so if we say domain of f of x is d of f and domain of g of x is d of g, so both has to be perfectly equal. Okay, so मैं कहूंगी f of x is equals to g of x जब f of x का डोमेन g of x के डोमेन के बराबर हो, मतलब जिन सेट ऑफ वैल्यूज के लिए f of x वैलिड है उन्हीं सेट ऑफ वैल्यूज के लिए g of x वैलिड हो. सेकेंड, रेंज of f of x equals to range of g of x. Perfect. g of x जिस सेट में वैल्यूज प्रोड्यूस करता हो उसी सेट में f of x वैल्यूज प्रोड्यूस करे. That is the second condition. And the third and the last condition is f of x is equals to g of x for all x belongs to d of f or x belongs to dg. d of x is equals to dg, तो f लिखे या dg लिखे, it is equal. थर्ड कंडीशन इज कि f of x should always be equals to g of x. अगर ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होती है तभी हम कहते हैं f of x is equals to g of x और f of x is identical to g of x. कंडीशंस क्या है? दोनों फंक्शंस की डोमेन इक्वल हो, दोनों फंक्शंस की रेंज इक्वल हो, एंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x f of x must always be equals to g of x. Okay, so इन तीन क्वेश्चंस की हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं. So first two set of functions that we have is f of x equals to ln x square and second one is g of x equals to twice ln x. Okay, हम सब हमेशा से जानते हैं ln x to the power a is always equals to a ln x, which means here ln x square I can always write as twice ln x. So ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है that f of x is equals to g of x for all x. Okay, now let us find domain of f of x and domain of g of x. अगर मैं f of x का डोमेन देखूं तो it is going to be all real numbers except 0. Because मैं क्या चाहती हूँ, x square should be greater than 0. So except 0, x square is always going to be greater than 0. So r minus 0. पर g of x का डोमेन क्या है? It is twice ln x. So x can just vary from 0 to infinity. So very clearly d of x is not equals to dg, which means f of x is not equals to g of x. परफेक्ट है. सी f of x अगर g of x के बराबर है तो रेंज तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाती है. वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस. द थर्ड कंडीशन ऑलवेज इंश्योर्स कि सेकंड वाली सैटिस्फाइड रहती ही है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट डोमेन इज द थिंग जो हमें सबसे ज्यादा कंसिडर करना पड़ता है. सो वेरी क्लियरली इन दोनों का डोमेन अलग है तो ये दोनों फंक्शंस इक्वल नहीं है. ऑल्दो मैथमेटिकली ये सेम वैल्यूज प्रोड्यूस करेंगे फॉर वैल्यूज बिटवीन 0 टू इंफिनिटी. परफेक्ट, बट स्टिल दीज फंक्शंस आर नॉट इक्वल. अगर हमें इन्हें इक्वल बनाना हो तो क्या करेंगे? मैं यहाँ पे कहूंगी कि x वुड बी वेरिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, या फिर मैं x वुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, या फिर मैं यहाँ पे मॉड x लगाऊंगी. ओके, सेकेंड क्वेश्चन. f of x is log x to the base e. Okay, sorry, log e to the base x, and g of x is 1 upon log e to the base x. Okay, अब देखिए यहां पे x की डोमेन क्या होगी? x would be all positive values except 1. we know कि बेस वाली वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकती. log to the base 1 is not defined or it has to be any positive quantity. So f would be 0 to infinity minus 1. ठीक है, और यहाँ पे देखें, so x has to be greater than 0, but x cannot be 1 because denominator नहीं तो 0 हो जाएगा. So in this case dg is going to be 0 to infinity minus 1. So very clearly d of f is equals to d of dg. Okay, second is f of x equals to g of x.
for all x, I mean for all x belongs to D for DG. So let us see. I know log a to the base b can be even written as 1 upon log b to the base a. यही चीज यहाँ पे हुई है. log e to the base x is always equals to 1 upon log x to the base e. So f of x is equals to g of x और दोनों के रेंज भी इक्वल है. So I can very clearly say these two functions are equal. ये दोनों functions equal है. अब थर्ड वाला क्वेश्चन आप प्रूव करेंगे. थर्ड वाला पार्ट है f of x जो है वो है sin cos इनवर्स x और g of x जो है वो है cos sin इनवर्स x. पहले तो दोनों की डोमेन निकाल देते हैं. d of f की डोमेन क्या होगी? x belongs to -1 to 1 because cos इनवर्स x की डोमेन यहाँ पे है. cos इनवर्स x की डोमेन होती है -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल. और सिमिलरली dg is going to be क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1. तो दोनों के डोमेन्स तो इक्वल है. नाउ लेट अस सी द वैल्यू. सो देखिए sin cos इनवर्स x को मैं लिख सकती हूँ sin इनवर्स अंडर रूट 1 minus x square and this is equals to under root 1 minus x square. Similarly cos sin inverse x को मैं लिख सकती हूँ cos inverse under root 1 minus x square and this is but nothing even equals to under root 1 minus x square. तो इन दोनों की वैल्यूज भी इक्वल है and correspondingly रेंज भी इक्वल होने वाली है. So again these two functions are equal. क्लियर है सभी को? So how do we say when two functions are identical or not? तीन functions equally identical तभी होते हैं जब उनकी डोमेन, उनकी रेंज फॉर ऑल x belongs to the domain उनकी वैल्यूज इक्वल हो. अगर ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली एक साथ सेटिस्फाइड होती है तभी दो फंक्शंस को हम इक्वल कहते हैं. परफेक्ट. सो इन कंडीशंस को नोट डाउन कर लीजिए. आप चाहे तो इन इलस्ट्रेशंस को भी नोट डाउन कर लीजिए. जल्दी से नोट डाउन कीजिए फिर हम 27th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ओके, नोट दिस वेरी क्विकली. लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन देन, दैट इज 27th.